वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और डेली क्लासेस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कक्षा 12वीं रसायन और इकाई का नाम है ठोस अवस्था। और आज के लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ठोसों में संकुलन, पैकिंग इन सॉलिड्स। ठोसों में संकुलन, इससे पहले हम ठोस के गुण पढ़े हैं कि ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण बोले तो अणु, परमाणु या आयन, ये जो है अत्यंत निविड़ संकुलित होते हैं। ठोस अत्यंत निविड़ संकुलित होते हैं। ठोस अवस्था का जो पहला लेक्चर है, यदि आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो भी आप देख सकते हैं। वहां पर हम पढ़े थे ठोसों के गुण, और उसमें हम पढ़े थे कि ठोस जो है अत्यंत निविड़ संकुलित होते हैं। अत्यंत निविड़ संकुलित मतलब वेरी क्लोजली पैक्ड। अब ये वेरी क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या है? ठोस के जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच का जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो बहुत अधिक प्रबल होता है। मान लीजिए ये ठोस है और ये उसके अवयवी कण हैं, तो इनके बीच का जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वो अत्यंत प्रबल होता है। और चूंकि आकर्षण बल अत्यंत प्रबल है तो वो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं कि उनके बीच का जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, वो न्यूनतम रह जाता है। मतलब ठोस में उसके अवयवी कणों के बीच का जो स्थान है, रिक्त स्थान, वो न्यूनतम होता है। तो इस घटना को हम कहते हैं अत्यंत निविड़ संकुलित। और किसी भी ठोस में अवयवी कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है वो जितना न्यूनतम होगा, यानी कि उसके जो अवयवी कोण है वो एक दूसरे के जितने नजदीक होंगे वो क्रिस्टल उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो इस प्रकार के संकुलन को हम कहते हैं निविड़ संकुलन। तो ये निविड़ संकुलन का मतलब क्या हो गया कि ठोसों में ऐसा संकुलन जिससे उसके अवयवी कणों के मध्य का जो रिक्त स्थान है वो न्यूनतम हो। वह संकुलन जिससे ठोस में अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो। मतलब ये अवयवी कण है और ये अवयवी कण है, इनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो न्यूनतम होना चाहिए, तब उसको हम कहते हैं निविड़ संकुलन। और ठोसों में संकुलन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, तो अवयवी कणों को हम समरूप ठोस गोला मानते हैं। हमको क्या करना है, ठोसों में संकुलन अगर हमको पढ़ना है तो उसमें हमको मानना है अवयवी कणों को समरूप ठोस गोला। इस प्रकार से समरूप ठोस गोला मानना। इससे पहले जब भी हम पढ़ रहे थे तो अवयवी कण को हम मान रहे थे बिंदु। क्रिस्टल जालक भी पढ़े हैं। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को हम जिन बिंदुओं की सहायता से दर्शाते हैं उसको हम कहते हैं जालक बिंदु। तो ध्यान रखिए, इससे पहले हम क्या किए हैं, तो जो भी अवयवी कण हैं, अणु, परमाणु या आयन, उनको हम क्या माने हैं, बिंदु माने हैं। और इस बिंदु को हम कहते हैं जालक बिंदु। तो अभी तक हम अवयवी कण यानी कि परमाणु, अणु या आयन को कण मान रहे थे, बिंदु मान रहे थे, जालक बिंदु मान रहे थे। अब हमको अगर ठोसों में संकुलन पढ़ना है तो हमको क्या मानना है, हमको जो अवयवी कण है, अणु, परमाणु या आयन, उसको हमको मानना है समरूप ठोस गोला। समरूप ठोस गोला मानना है हमको अवयवी कणों को। और अगर हम अवयवी कणों को समरूप ठोस गोले से निरूपित करें तो जो संकुलन है वो 3 प्रकार का होता है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। संकुलन हमको 3 प्रकार का पढ़ना है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। लेकिन क्रिस्टल की जो वास्तविक संरचना होती है वो हमेशा त्रिविमीय होता है। ये जो त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन होता है
किसी भी क्रिस्टल की जो वास्तविक संरचना होती है, क्रिस्टल की वास्तविक संरचना, किसी क्रिस्टल की वास्तविक संरचना वो होता है त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन। तो त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन को समझना है तो हम क्रमशः स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक विमीय संकुलन क्या है, क्योंकि एक विमीय से फिर बनेगा द्विविमीय, फिर द्विविमीय से बनेगा त्रिविमीय। तो चलिए हम देखते हैं एक विमीय संकुलन। एक विमीय घनिष्ठ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 1D, 1 डायमेंशनल। अब एक विमीय घनिष्ठ संकुलन किसे कहते हैं? तो हम संकुलन पढ़ते हैं तो अभी हम पढ़े हैं कि जो अवयवी कण होते हैं उनको हम मानते हैं समरूप ठोस गोला। यदि किसी ठोस के सभी गोलों को हम एक पंक्ति में व्यवस्थित कर दें, मान लीजिए ये किसी ठोस का एक अवयवी कण है और इसको स्पर्श कराते हुए हम दूसरा अवयवी कण ले लिए, इसको स्पर्श कराते हुए हम तीसरा अवयवी कण ले लिए, इसी प्रकार से अन्य अवयवी कणों को हम समरूप ठोस गोलों के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो ये जो संकुलन है इसको हम कहेंगे एक विमीय घनिष्ठ संकुलन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर इसके केंद्र को हम मिलाएं, इन गोलों के केंद्र को अगर हम मिलाएं तो किसी एक बीमा में एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। ये एक बीमा है, या तो x हो सकता है या y हो सकता है या z हो सकता है। तो इस प्रकार का जो संकुलन है ये कहलाता है एक विमीय घनिष्ठ संकुलन। यदि समरूप ठोस गोलों को एक दूसरे के संपर्क में रखते हुए, एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए एक पंक्ति में रख दिया जाए, यदि समरूप ठोस गोलों को एक दूसरे के संपर्क में रखते हुए या फिर एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए एक पंक्ति में रख दिया जाए तो उससे जो घनिष्ठ संकुलन प्राप्त होता है उसे एक विमीय घनिष्ठ संकुलन कहते हैं। और अगर आप एक विमीय घनिष्ठ संकुलन को आप देखोगे तो जितने भी समरूप ठोस गोला हैं उनके केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होता है वो एक सीधी रेखा होती है। एक बीमा में एक सीधी रेखा होती है। यहां पर एक चीज हमको और पढ़ना है, वो है समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या। तो चलिए हम देखते हैं एक विमीय घनिष्ठ संकुलन की, एक विमीय घनिष्ठ संकुलन की समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या। और ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछता है समन्वय संख्या या फिर उपसहसंयोजन संख्या। अगर हम इस एक विमीय घनिष्ठ संकुलन को देखें, आप किसी भी एक गोले की बात करो, मान लो हम इस गोले की बात करते हैं तो ये अपने संपर्क या निकटवर्ती दो गोलों के संपर्क में है। इस गोले की बात कर रहे हैं तो ये इसके संपर्क में है और इसके संपर्क में है। आप कोई भी गोला देख लो, अगर हम इस गोले की बात करें तो ये इसके संपर्क में है और इसके संपर्क में है। यानी कि एक विमीय घनिष्ठ संकुलन में कोई भी एक ठोस गोला अपने निकटवर्ती दो अन्य गोलों के संपर्क में रहता है। तो हम ये कहते हैं कि एक विमीय घनिष्ठ संकुलन की समन्वय या उपसहसंयोजन संख्या होता है 2। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा कैसे बनेगा? किसी भी घनिष्ठ संकुलन में कोई ठोस गोला अपने निकटवर्ती जितने गोलों की संपर्क में रहता है उन गोलों की संख्या को हम कहते हैं उपसहसंयोजन संख्या या फिर समन्वय संख्या। किसी घनिष्ठ संकुलन में कोई ठोस गोला अपने निकटवर्ती जितने गोलों के संपर्क में रहता है या स्पर्श करता है उन गोलों की संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। जैसे हम एक विमीय घनिष्ठ संकुलन में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक गोला जो है अपने निकटवर्ती अन्य दो गोलों के संपर्क में है, अपने निकटवर्ती दो अन्य गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो ये जो दो गोलों की संख्या है, दो संख्या, उसको हम कहेंगे एक विमीय घनिष्ठ संकुलन की उपसहसंयोजन संख्या।
आपको एक बात और याद रखना है कि जब एक विमीय घनिष्ठ संकुलन होता है तो यहां पर समरूप जो ठोस गोला है उनकी पंक्ति बनती है, पंक्ति बनती है। अब हम देखते हैं द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन। द्विविमीय मतलब यहां पर दो विमाएं होंगी। एक विमीय में हम एक विमा ही लेते हैं तो उसमें जो बनता है आकृति उसको हम कहते हैं पंक्ति। अब द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन पढ़ना है तो इसमें दो विमाएं होंगी। तो द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन कैसे बनता है और कितने प्रकार से बनता है, चलिए हम आरेख की सहायता से समझते हैं। ये किस प्रकार का घनिष्ठ संकुलन है कहेंगे तो ये दोनों ही क्या है, एक विमीय घनिष्ठ संकुलन है। अब हमको एक पंक्ति के स्पर्श में या संपर्क में हमको दूसरा पंक्ति को रखना है। ये एक पंक्ति है, इसके ऊपर या नीचे इसके संपर्क में हमको दूसरे पंक्ति को रखना है। तो हम दो प्रकार से रख सकते हैं। पहला तो हम इस प्रकार से रखेंगे दूसरे पंक्ति को कि दूसरा पंक्ति जो है पहले पंक्ति के ठीक नीचे हो, दूसरा पंक्ति पहले पंक्ति के ठीक नीचे हो। यह पहला कंडीशन हो गया। दूसरा पंक्ति को हम पहला पंक्ति के संपर्क में कैसे रखें, हम दूसरे पंक्ति को पहला पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार से रखें कि दूसरे पंक्ति के जो गोले हैं वो पहले पंक्ति के गोलों के ठीक नीचे में हो, यानी कि इनके केंद्र को हम मिलाएं तो क्षैतिज रेखा बनेगी या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा बनेगी। तो एक अक्ष इधर हो गया, एक अक्ष इधर हो गया, दो अक्ष हो गए, दो विमाएं हो गई। इसको हम कहेंगे द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन। एक तरीका और है, ये हमारे पास पहला पंक्ति है। अब हम दूसरे पंक्ति को कैसे रखेंगे, पहले कंडीशन में हम इस प्रकार से रखे हैं कि दूसरा पंक्ति के जो गोला है वो पहले पंक्ति के गोला के ठीक नीचे में हो। अब यहां पर हम क्या करते हैं, दूसरे पंक्ति को हम इस प्रकार से रखते हैं कि दूसरे पंक्ति के जो गोला है वो इन गड्ढों में आ जाए। यहां जो रिक्त स्थान बना हुआ है, देखिए ये रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान में आना चाहिए। मतलब हम दूसरा पंक्ति को इस प्रकार से रख रहे हैं, ये रिक्त स्थान में आए इस प्रकार से। ये अब हम तीसरे पंक्ति को रखेंगे तो फिर से रिक्त स्थान में रखेंगे। फिर से हम बनाएंगे चौथा पंक्ति, तो इसके रिक्त स्थान में रखेंगे। रखने का तरीका दोनों में अलग अलग है। पहला कंडीशन में हम दूसरे पंक्ति को इस प्रकार से रखे हैं कि दूसरे पंक्ति के सभी गोले पहले पंक्ति के गोलों के ठीक नीचे हो, यानी कि उसके जो केंद्र हैं वो एक ही सीधी सरल रेखा में हो। लेकिन यहां पर जब हम जोड़े हैं तो हम दूसरे पंक्ति के गोलों को हम इस प्रकार से जोड़े हैं कि दूसरे पंक्ति का जो गोला है वो पहले पंक्ति में बने रिक्त स्थान में आ जाए। यहां जो रिक्त स्थान बना हुआ है यहां पर आ जाए। तो द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन दो प्रकार का हो गया। ये हो गया पहला प्रकार का और ये हो गया दूसरा प्रकार का। अब इसका नाम क्या होगा, अगर हम इस संकुलन को गौर से देखें तो प्रत्येक गोला जो है अपने निकटवर्ती चार गोलों के संपर्क में है। 1 2 ये 3 और ये 4 गोलों के संपर्क में। और अगर इनके केंद्र को हम मिला दें, इन चारों गोलों के केंद्र को हम मिला दें तो एक वर्ग का निर्माण हो जाता है। आप कोई भी गोला देख लो, प्रत्येक गोला जो है अपने निकटवर्ती चार गोलों के संपर्क में है और उन चारों गोलों के केंद्र को हम मिलाते हैं तो एक वर्ग का निर्माण होता है। वर्ग घनिष्ठ संकुलन, वर्ग घनिष्ठ संकुलन। वर्ग हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस संकुलन में प्रत्येक गोला जो है अपने निकटवर्ती चार गोलों के संपर्क में है और उन चारों गोलों के केंद्र को हम मिला रहे हैं तो एक वर्ग का निर्माण हो रहा है। ये वर्ग का निर्माण हो रहा है,
इसीलिए इस द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन को हम कहते हैं वर्ग घनिष्ठ संकुलन। अब ये वर्ग घनिष्ठ संकुलन कैसे बना? वर्ग घनिष्ठ संकुलन में होता क्या है, इसमें ठोस गोले ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पंक्तियों के रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। देखिए ये जो ठोस गोले हैं वो क्षैतिज रूप से भी व्यवस्थित हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से भी व्यवस्थित है। इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि उनके केंद्रों को जो मिलाने वाली रेखा है, उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा या तो क्षैतिज रूप में सीधी सरल रेखा है या फिर वो ऊर्ध्वाधर रूप में सीधी सरल रेखा है। इस संकुलन में प्रत्येक गोला अपने निकटवर्ती 4 गोलों के संपर्क में रहता है। ये पहला गोला हो गया, ये दूसरा गोला हो गया, ये तीसरा गोला हो गया और ये चौथा गोला। और इन गोलों के केंद्र को हम मिलाते हैं तो एक वर्ग का निर्माण होता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं वर्ग घनिष्ठ संकुलन। अगर हम इसके उप सहसंयोजन संख्या की बात करें, अभी हम पढ़े हैं उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, तो उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा? उप सहसंयोजन संख्या, इसकी परिभाषा में क्या पढ़े हैं कि कोई भी संकुलन है उसमें कोई गोला अपने निकटवर्ती जितने गोलों के संपर्क में रहता है उन गोलों की संख्या को हम कहते हैं समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या। तो ये जो वर्ग घनिष्ठ संकुलन है, यहाँ पर प्रत्येक गोला जो है अपने निकटवर्ती 4 अन्य गोलों के संपर्क में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ग घनिष्ठ संकुलन की जो उप सहसंयोजन संख्या होती है वो होती है 4। अगर हम इस संरचना के नामकरण के बारे में बात करें तो अगर हम पहले पंक्ति को ए प्रकार कहते हैं, ए प्रकार की संरचना, तो दूसरा पंक्ति भी ए प्रकार का होगा, तीसरा पंक्ति भी ए प्रकार का होगा। मतलब जितने भी पंक्तियां हैं वो सभी एक ही प्रकार के हैं। एक ही प्रकार के क्यों हैं? क्योंकि उनके केंद्रों को हम मिला करके एक सीधी सरल रेखा खींच सकते हैं। मतलब ये जो वर्ग घनिष्ठ संकुलन है इसकी संरचना को हम कहेंगे ए प्रकार की संरचना। अब हम ये जो दूसरा प्रकार का द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन है उसकी बात करें। ये कैसे बना था? प्रथम पंक्ति के संपर्क में हम दूसरे पंक्ति को इस प्रकार से रखे थे कि दूसरे पंक्ति के जो गोले हैं वो प्रथम पंक्ति के जो रिक्त स्थान है वहां पर रहे। ये जो दूसरा पंक्ति है उसको हम पहले पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार से रखे हैं कि दूसरे पंक्ति का जो गोला है वो कहां पर रहे? पहले पंक्ति में जो रिक्त स्थान बना है वहां पर रहे। अगर हम इस संरचना में देखें तो प्रत्येक गोला जो है 6 अन्य गोलों के संपर्क में है। आप कोई भी एक गोला देख लो, मान लो हम इस गोले की बात करें तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। तो ये जो घनिष्ठ संकुलन है इसमें प्रत्येक गोला अपने निकटवर्ती 6 अन्य गोलों के संपर्क में है। अब हम इनके केंद्र को मिलाकर देखते हैं क्या निर्माण होता है। अगर हम इनके केंद्र को मिला दें तो एक षटकोण का निर्माण होगा, षटकोण का, इस प्रकार से। तो चूंकि इस घनिष्ठ संकुलन में किसका निर्माण हो रहा है? षटकोण का, तो इसको हम कहेंगे षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि द्विविमीय घनिष्ठ संकुलन 2 प्रकार का होता है, वर्ग घनिष्ठ संकुलन और षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन कैसे बना है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, अब हम वह देखते हैं। वह द्विविमीय संकुलन जिसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाए कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के रिक्त स्थान में हो। ये जो द्वितीय पंक्ति के गोले हैं उसको हम कहाँ पर रख रहे हैं? तो उसको हम प्रथम पंक्ति में जो रिक्त स्थान बना हुआ है वहां पर हम रख रहे हैं। और इस प्रकार से जब हम व्यवस्था करते हैं तो प्रत्येक जो गोला है
वो 6 अन्य निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। इस संकुलन में प्रत्येक गोला अपने निकटवर्ती 6 गोलों के संपर्क में होता है, जिनके केंद्रों को मिलाने पर षटकोण बनता है। आप इसमें से कोई भी गोला देख लीजिए, प्रत्येक गोला जो है अपने निकटवर्ती 6 गोलों के संपर्क में है, और जिनके केंद्रों को हम मिलाते हैं तो एक षटकोण का निर्माण होता है। इसीलिए इस संकुलन को हम कहते हैं षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन। और इसकी उपसह संयोजन संख्या हो जाएगी, उपसह संयोजन संख्या, या इसी को हम समन्वय संख्या भी कहते हैं, ये हो जाएगा 6। और अगर इसकी हम संरचना की बात करें कि इसकी संरचना किस प्रकार से होता है, संरचना, तो ये जो प्रथम पंक्ति है इसको अगर हम ए प्रकार की पंक्ति कहें, इसको हम कह देते हैं ए प्रकार। तो जो दूसरा पंक्ति है उसको हम ए प्रकार का नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? ये जो वर्ग घनिष्ठ संकुलन पढ़े थे इसमें सब ए प्रकार का था। पहला पंक्ति भी ए प्रकार का है, दूसरा पंक्ति भी ए प्रकार का है। क्यों हम कह रहे हैं कि दोनों ए प्रकार का है? क्योंकि दोनों के केंद्र को आप मिलाओगे तो एक सीधी सरल रेखा आप खींच सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये पहला पंक्ति है और ये दूसरा पंक्ति है, दोनों के जो केंद्र हैं वो सीधी सरल रेखाओं पर नहीं आएंगे, अक्ष पर नहीं आएंगे। तो ये ए प्रकार का हो गया, तो ये दूसरे पंक्ति को हम कहेंगे बी प्रकार का। अगर हम तीसरे पंक्ति की बात करें, अब तीसरा पंक्ति को हम क्या कहेंगे? तो तीसरा पंक्ति को हम कहेंगे ए प्रकार। अब क्यों कह रहे हैं प्रकार? देखिए, ये पहले पंक्ति का गोला है और ये तीसरे पंक्ति का गोला है, ये एक ही अक्ष पर है, इस प्रकार। तो पहले पंक्ति और तीसरे पंक्ति के जो गोले हैं उनके केंद्र जो है एक ही अक्ष में है। तो हम कहेंगे कि पहला पंक्ति यदि ए प्रकार का है तो तीसरा पंक्ति भी ए प्रकार का होगा। दूसरे पंक्ति को हम बी प्रकार का माने हैं। अगर हम चौथे पंक्ति की बात करें तो इसके गोले के केंद्र को आप देखिए, ये केंद्र हो गया। इनको भी हम एक अक्ष में मिला सकते हैं। किनको? दूसरा पंक्ति और चौथा पंक्ति को। तो अगर हम दूसरे पंक्ति को बी प्रकार का कहे हैं तो चौथा पंक्ति भी हो जाएगा बी प्रकार का। यानी कि ये जो षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन है इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? तो इसकी संरचना होती है ए बी प्रकार का। इसके बाद हमको पढ़ना है त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन।